गुड मॉर्निंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत अकाउंट ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, इसका मतलब समापन की स्थिति में कंपनी के खाते, इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में जब कभी कंपनी का निर्माण होता है या कंपनी अपने आप में तैयार होती है तो एक वैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर वह कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है और वैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, समामेलन होता है और वह एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में बन जाती है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कंपनी में प्रॉपर लाभ नहीं हो रहे हैं, कंपनी अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पा रही है या कंपनी के अंतर्गत कुछ लोग करप्ट हैं या अन्य किसी कारण से जो सरकारी वैधानिक आपूर्तियों को नहीं कर पा रही है फुलफिल, तो ऐसी स्थिति में कंपनी घाटे में चली जाती है या कंपनी में लाभ नहीं हो पा रहे हैं तो कंपनी के समापन की स्थिति आ जाती है। तो कंपनी की जब समापन की स्थिति आती है तो वह उसमें दो विधियां होती है, एक ट्रिब्यूनल द्वारा समापन और दूसरा स्वैच्छिक। ट्रिब्यूनल द्वारा जो समापन होता है वह वास्तव में कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या कंपनी अपने विशेष प्रस्तावित कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या कंपनी के जो उद्देश्य थे वह पूर्ण नहीं कर पा रही है या कंपनी में नैतिकता के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं या कंपनी ऋणदाताओं के द्वारा ग्रसित हो गई है या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके द्वारा सरकार के द्वारा या लॉ के द्वारा या जिसको हम कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा समापन करवा देते हैं। तो जब कभी कंपनी का लॉ द्वारा ट्रिब्यूनल समापन होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है जो कि वैधानिक रूप से होती है और ये लिक्विडेटर जो होता है वह वैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच देता है और सभी संपत्तियों को बेचकर जो पैसा मिलता है कंपनी में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को किस्तों के आधार पर बंटवारा या अंतर नियमों के अनुसार उनका बंटवारा कर देता है और उसके बाद में कंपनी का समापन हो जाता है। तो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा उससे समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा होता है स्वैच्छिक समापन। स्वैच्छिक समापन दो प्रकार का हो सकता है, सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब कभी ट्रिब्यूनल या सरकार के द्वारा कंपनी का समापन होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा जो एक समापक या जिसको अपन लिक्विडेटर कहते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है और समापन के प्रारंभ होने की तिथि से 21 दिन के भीतर समापक को कंपनी के स्थिति विवरण प्रस्तुत करने होते हैं और उसमें वह विभिन्न प्रकार की स्थिति विवरण में देखता है कि कंपनी में किस प्रकार की एसेट्स हैं, किस प्रकार की लायबिलिटी है और उसके अनुसार वह कार्य करता है। तो एक समापक के द्वारा जो होता है वह दो प्रकार के स्टेटमेंट बनाता है। पहला स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लिस्ट टू बी एंगस्टाइड, जिसको अपन कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो वह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंतर्गत हम ये कहें कि लिस्ट ए से लेकर के और लिस्ट जी तक सारी की सारी विवरण दिए होते हैं। तो ए लिस्ट के अंतर्गत जो दिया जाता है वह मैं आपको सेकंड पेज पे बता रही हूँ। ए लिस्ट के अंतर्गत सबसे पहला एसेट्स नॉट स्पेसिफाइड प्लेस्ड, अर्थात ऐसी संपत्तियां, चाहे वह करंट एसेट्स हैं चाहे वह फिक्स एसेट्स हैं, ऐसी संपत्तियां जो किसी पर भी किसी प्रकार से गिरवी नहीं रखी हों या किसी प्रकार से प्रभाव के अंतर्गत नहीं हों, जिन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का प्रभार नहीं है या गिरवी नहीं रखी हैं, तो वो ए लिस्ट के अंतर्गत संपत्तियां आएगी। और वो संपत्तियां जो है वह मैं आपको नोट्स में भी दे रही हूँ, जैसे बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, BR, ट्रेड डेटर्स, लोन एंड एडवांस, अनपेड कॉल, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर,
मशीनरी, यूटेंसिल, इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केट सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक एंड अदर प्रॉपर्टी। ये जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं, चाहे वह करंट एसेट्स है, चाहे वह फिक्स एसेट्स है, सारी की सारी ए लिस्ट में आ जाएगी। तो ए लिस्ट में जो इसका वैल्यूशन किया जाएगा वह हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू होगा, वह बुक वैल्यू नहीं होगा। तो जो बुक वैल्यू दिया हुआ है उसका क्या रियलाइजेशन वैल्यू है, वह आपको बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग लेकर के आपको क्वेश्चन करना है। अब लिस्ट आती है बी लिस्ट के अंतर्गत वो संपत्तियाँ आती है जिन पर किसी न किसी प्रकार का गिरवी रखा हुआ है। वह फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर के आधार पर भी दिया जा सकता है और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के आधार पर भी दी जा सकती है। तो फुल्ली सिक्योर्ड हो या पार्टली सिक्योर्ड, वह बी लिस्ट के अंतर्गत आएगा। और बी लिस्ट में आपके 4 कॉलम बनेंगे और पहला कॉलम जो बनेगा एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, फिर बी में बन जाएगा अमाउंटेड ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर डेफिशिएंसी रैंकिंग एंड सरप्लस क्रेडिट टू लास्ट कॉलम। इसके कहने का अर्थ है कि जैसे हम ये कहें कि 3 लाख रुपए के क्रेडिटर जिनको 5 लाख रुपए की संपत्ति दी गई है तो ये फुल्ली सिक्योर्ड कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 लाख के क्रेडिटर को 2 लाख की संपत्ति दी गई है तो ये पार्शल क्रेडिटर कहलाएंगे। तो आपको क्या करना है, ए लिस्ट में तो रियलाइज वैल्यू लिखनी है संपत्ति और बी कॉलम में आपको क्रेडिटर का अमाउंट लिखना है। अब अगर 5 लाख की एसेट्स थी और 3 लाख के क्रेडिटर थे तो हमारा सरप्लस हो जाएगा जो डी में चला जाएगा। सी में डॉट कर दीजिए या डैश कर दीजिए और डी में 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारी रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स की 2 लाख है और सिक्योर्ड लोन हमारे 3 लाख हैं तो हमारा डेफिशिएंसी आएगी, अर्थात 1 लाख के क्रेडिटर रह जाएंगे और 1 लाख के क्रेडिटर जो रह जाएंगे वह सी में आ जाएगा। तो आप लिखोगे 2 लाख, 3 लाख और सी में 1 लाख और डी में डैश कर देंगे। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर सी लिस्ट के अंतर्गत मतलब सी के अंतर्गत जैसे आपको हेडिंग दिया हुआ है डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, तो ये आपके अनसिक्योर्ड जो अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए या सी वाला जो अमाउंट आएगा वह आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंतर्गत चला जाएगा। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो शेड्यूल जो दिया हुआ है आपको उसके अंतर्गत आप डालेंगी ये शेड्यूल या लिस्ट जिसको हम ई कहते हैं, एच पर लिस्ट ई के अंतर्गत आपके अमाउंट चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर डी वाले कॉलम में अमाउंट आ रहा है तो वह आपके ए लिस्ट में जुड़ जाएगा। और आपको फॉर्मेट में भी दे रहा है एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट प्लेस कैरी टू लास्ट कॉलम। ये लास्ट कॉलम है ना ए कॉलम में बी कॉलम का जो सरप्लस है उसे जोड़ दीजिए। इसके बाद में ये जो आपको दे रहा है समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स का मीनिंग होता है कि हमारा ए और बी लिस्ट के अनुसार जो टोटल आई है वह तो आपकी आई है रियलाइज वैल्यू और आपका जो इसकी ग्रॉस वैल्यू होगी वह आपको बैलेंस शीट से लेंगी और ग्रॉस वैल्यू और ये आपके एसेट्स की और आपके नेट वैल्यू ये दोनों आपको समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में लिखनी है। इसके बाद में आपके आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है लिस्ट एच पर सी कॉलम। लिस्ट एच पर सी का अर्थ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नेक्स्ट पेज पर है सी के अंतर्गत आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लेने हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से हैं ये आपको कह रहा है सेक्शन 327(1) के अनुसार आपके यदि जिस तिथि को हमारा समापन हो रहा है उस तिथि से पूर्व अगर 12 महीने पूर्व मतलब 12 महीने की अवधि के भीतर किसी प्रकार के लगान है, किसी प्रकार टैक्स है या रेट्स हैं तो वह चुकानी बाकी रह गई हैं तो वह प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी प्रकार से अगर जिस दिन आपका ये समापन हुआ है उसके तुरंत पूर्व के मतलब 12 महीने की अवधि के अंतर्गत किसी प्रकार की मजदूरी या वेतन चुकाना बाकी रह गया है तो ऐसी स्थिति में 12 महीने की अवधि का वेतन न लेकर के केवल 4 महीने का वेतन या मजदूरी या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो भी कम होगा वह प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। इसी प्रकार से अच्छा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में केवल आप कर्मचारियों की सैलरी और मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी और एम्प्लॉयज़ का ही वेजेज लेंगी। इसमें कभी भी आप लोग डायरेक्टर फीस या रेमुनरेशन को शामिल नहीं करेंगे। डायरेक्टर फीस और रेमुनरेशन ऑलवेज अनसिक्योर क्रेडिट में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में आपको ये दे रहा है कि यदि
कोई कर्मचारी राज्य बीमा 1948 या अन्य किसी कानून के अंतर्गत हमारा 12 महीने के अंदर की अवधि का देय है तो वह भी आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई डिसेबल व्यक्ति है अर्थात वह शारीरिक क्षमता से अयोग्य है किसी भी कारण से, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है तो वह भी आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंतर्गत शामिल की जाएगी। तो इस प्रकार से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आपको अलग निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंतर्गत। नेक्स्ट आपको हेडिंग दिया हुआ है लिस्ट डी के अंतर्गत यदि आपके किसी प्रकार के फ्लोटेड चार्ज के अंतर्गत किसी प्रकार के डिवेंचर होल्डर हैं या डिवेंचर्स हैं तो वह राशि घटा दी जाएगी। उसके बाद में आपकी ई लिस्ट में आ रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं चाहे वह बीपी है चाहे आपके टोटल क्रेडिटर में से आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर घटा दिया उसके बाद में जो क्रेडिटर बचे वह भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे। तो वह जो इतने भी बीपी है ओवरड्राफ्ट है ये आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंतर्गत लिस्ट ई में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद में ये चीज़ मैंने आपको जैसे एच पर लिस्ट बी की बात कह रहा है तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि बी लिस्ट के अंतर्गत सी पॉइंट के अंतर्गत सी जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसके अंतर्गत कोई राशि बचती है तो वह भी आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपको आइटम भी दे रहा है फॉर्मेट के अंतर्गत ट्रेड अकाउंट, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट और कंटिजेंसी लायबिलिटी। तो ये सारे के सारे आप लोगों को क्या करना है, हमारी जो ए लिस्ट आई है उसमें से ए लिस्ट क्योंकि सारी की सारी एसेट्स हमारे पास है उसमें से घटाते जाना है। और घटाते जाने से आपको लगता है मतलब घटाने से आपको कोई नेगेटिव आंसर भी आ रहा है तो नेगेटिव आंसर को भी आप और नेगेटिव में जोड़ते जाइए। और नेगेटिव में जोड़ने का मतलब है कि यदि हमारा जितने भी एसेट्स से रियलाइजेशन है वह केवल आकर के आपके फ्लोटिंग चार्जेस तक या आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तक ही ख़त्म हो गए तो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वह और जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको और जोड़ते जाना है। और यदि आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक आप घटा दीजिए तो आपके बाद में लास्ट में आ रहा है एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड क्रेडिटर। आपका ये जो आंसर दिया जाएगा मतलब लिस्ट एच पर लिस्ट बी के नीचे लिखा हुआ है तो आपको ग्रॉस एसेट्स और ग्रॉस लायबिलिटी घटा देनी है। उसके बाद में आपका ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। इसके बाद में आपकी जो इशूड कैपिटल है या कॉल्ड अप कैपिटल है उसे आपको दिखाना है और वह भी आपको घटाना है। और कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास पॉजिटिव आंसर है तो हम अपने इशूड कैपिटल शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर सकते हैं और अगर नेगेटिव है तो वह नेगेटिव प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल भी जुड़ जाएगी। और लास्ट में आपके एच पर लिस्ट एच इसमें आपका या तो सरप्लस रहेगा या डेफिशिएंसी रहेगी। 99% क्वेश्चन में अगर समापन हो रहा है तो आपके डेफिशिएंसी अर्थात नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। आज तो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया है और अभी हमारा जो फॉर्मेट है वह एक पूरा हुआ है। एक फॉर्मेट और होता है लिस्ट एच जिसे आप डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट कह सकती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।